हम जैसे ये जो अनुमान लगा रहे हैं, आपको अभी क्या लग रहा है जो ईरान की वॉर चल रही है, आपको लग रहा है कि बिकॉज़ बैक ये भी कई डिस्कशंस ऐसी हो रही हैं कि बैक ऑफ द डोर ईरान यूएस के साथ कहीं न कहीं टच पे है कि वो इस वॉर को कहीं सेटल कर सके। सो ईरान कब तक लड़ सकता है? देखिए, ईरान तब तक लड़ेगा जब तक आईआरजीसी महफूज रहेगी। उसका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, हुँ, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड उनके सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे मजबूत अंग है। जो आईआरजीसी टूट गई तो ईरान खत्म हो गया, ईरान के टुकड़े हो जाएंगे। कुछ बलूचिस्तान में जाएगा, कुछ कुर्दिस्तान में जाएगा, कुछ ईरान में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो विपक्ष है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और आईआरजीसी जो है, इसका जो सिद्धांत है, वो एक पैरेलल आर्मी है जो आयतोल्ला को फुली लॉयल है। उसकी वफादारी आयतोल्ला के प्रति है 100%। और ये जो जन आंदोलन हुआ था, जन आक्रोश जो प्रकट हुआ था जनवरी के महीने में, उसमें आईआरजीसी का महत्व रोल था, उसकी भूमिका थी कि उन्होंने, एस्टिमेट्स हैं कि कम से कम 30,000 बंदों को, सिविलियंस को मार दिया था, जो कि जन आंदोलन में, उस सैलाब में आ गए थे और वो आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। सरकार के ऑफिशियल फिगर्स मेरा ख्याल है 10-12 हज़ार हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि 30,000 के करीब लोग मारे गए। अब ये आईआरजीसी जो है, इसका जो इसकी जो बैकग्राउंड है, वो 2,500 साल पहले ईरान में एक एकमेनिड एम्पायर होता था, जिसको सिकंदर ने मार गिराया था। उस एकमेनिड एम्पायर में एक गार्ड था 12,000 सैनिकों का। उनका नाम था इमॉर्टल्स, जो कभी मरते नहीं है, जो अमर रहते हैं। इमॉर्टल्स के कॉन्सेप्ट को लेके शाह ईरान ने जावेदान गार्ड बनाया, और वो भी 10 और 18,000 के बीच में उनका साइज था। और जब वो शाह गया और जावेदान गार्ड कोलैप्स कर गया, तो उसी सिद्धांत पे ये आईआरजीसी बना। और आईआरजीसी आज की डेट में एक, मेरा ख्याल है, 1,80,000 या उनके 2 लाख सैनिक है। आर्मी अलग है, आईआरजीसी अलग है, जैसे कि एक स्टेट विद इन अ स्टेट है। तो आईआरजीसी के नेवल विंग है, आर्म विंग है, पुलिस विंग है, इंटेलिजेंस विंग है, स्पेस विंग है, सब कुछ है। वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो पाबंदी लगी हुई है, और उन्होंने जो मिसाइल्स टारगेट किए हुए हैं, वो आईआरजीसी के नेवल गार्ड ने किए हुए हैं। साथ में उनके पास 3,000 मोटर बोट्स हैं, जिनके में आरपीजी रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, वो अटैक कर सकते हैं। साथ में उनके पास नेवल ड्रोन्स भी हैं। सो आईआरजीसी एक फंडामेंटल उनका डिफेंस का एक पार्ट, हिस्सा है, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को महफूज रखता है, स्टेबल रखता है। स्टेबल रखता है। तो आईआरजीसी ने अब, जब उनके, जब ये 28 फरवरी को हुँ, जो टॉप 40 कमांडर थे, वो सब मारे गए। अब ये मारे कैसे गए कि जब इजरायली दस्ता जो है, उनका जो बेड़ा है 40 F-35 का, वो एक एयरबेस है नेगेव डेजर्ट में, इसराइल में, जिसका नाम है नेवातिम एयरबेस। वहाँ पे ये बेस होते हैं। तो जब वो वहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे, तो चाइनीज सैटेलाइट्स ने उनको कैप्चर कर लिया, फोटोज। उन्होंने इमीडिएटली कैलकुलेट किया कि ये इनकी स्पीड क्या है, रेंज क्या है, पेलोड क्या है, और उन्होंने ईरान को बताया कि 2.5 घंटों में ये जो बेड़ा है 40 F-35 का, ये पहुंचने वाला ईरान। तो जो इंटरफेस था बिटवीन चाइनीज और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने ये, उसके बीच में किसी लेयर में उन्होंने ये खबर दबा दी, और उन्होंने कहा कि ऑल क्लियर है, आप खुमैनी साहब और जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं, आप आ जाइए, बंकर से निकलिए और इस मीटिंग में शामिल हो जाइए। और उस मीटिंग में शामिल होते हुए वो सब उड़ाए गए। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मोसाद की या सीआईए की, वो बेहतरीन है। और उन्होंने उनको, जिसे कहते हैं ना, सेड्यूस किया, और बोला कि अब आ जाओ, सब कुछ सेफ है, आप मीटिंग कर लो। और वो सारे मारे गए। अब जब वो मारे गए, तो ट्रंप ने कहा कि वाह वाह, हमने तो 40 बंदे मार दिए।
लेकिन बचा कौन जिससे कि आप बातचीत कर सकते हो? क्योंकि लड़ाई में कोई आपके साथ में बातचीत करने वाला तो होना चाहिए कि लड़ाई खत्म करें, रोक बात करें, दें, क्या करें? सीज फायर करें, किससे बात करोगे? करेक्ट। तो वो सारे बंदे उड़ गए। लेकिन खमेनी, अली खमेनी जो है, उसने अपनी एक विरासत छोड़ी कि भाई मैं ये अपनी मेरी मेरी निश्चित है कि मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु होने के बावजूद लड़ाई चलनी चाहिए। मृत्यु जो है कारण नहीं होना चाहिए, मेरी मृत्यु का ये कारण नहीं होना चाहिए कि लड़ाई बंद हो जाए। तो उसने अपनी विरासत डिसेंट्रलाइज कर दी। उसने इसको बांट दिया कि भाई ये आपके 40-50 सेंटर्स हैं जो कि लड़ाई को कायम रखेंगे, और उनको कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि आप इस जगह पे अटैक करोगे, आप उस पे करोगे, आप उस पे करोगे, और एक शेड्यूल बना दिया। तो जो ऊपर का कमांड स्ट्रक्चर उड़ गया, तो जो डिसेंट्रलाइज यूनिट्स हैं वो लड़ाई को कायम रखेंगे। अब जो वो वफादार होंगे तो वो ऑर्डर फॉलो करेंगे जो उसने दिया था मरने के पहले, और जो वो इंडिपेंडेंट थॉट के होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा फ़ायदा किस में है, तो फिर वो डगमगाएंगे और वो फिर निगोशिएट करेंगे, मतलब दूसरी साइड से या किसी से। तो ये सिस्टम उसने कायम रखा था, लेकिन साथ में उसने एक तुर्क का यक्का भी छुपा के रखा था। वो तुर्क का यक्का था उसका बेटा मोजताबा खमेनी। ये मोजताबा खमेनी जो है, ये आईआरजीसी के इंटेलिजेंस विंग में 30 साल काम कर चुका है। तो एक वो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था, हार्ड लाइनर था, और 2009 में जब इनके खिलाफ जन आंदोलन हुआ था, तो उस समय वो रूथलेसली, उसने बेदर्दी से, बेरहमी से उसने बड़े बंदों को मारा था। तो ये अब सत्ता में आया है। अब जो उनका कॉन्सेप्ट है कि एक फिगर हेड है, वो फिगर हेड जो है वो सबकी लॉयल्टी कमांड करता है, वफादारी कमांड करता है। वो फिगर हेड अली खमेनी की जगह में मोजताबा खमेनी आ गया। तो अब मोजताबा खमेनी जो है ये लड़ाई रन कर रहा है, और ये मोस्ट वांटेड मैन है इस समय दुनिया में, और इसके ऊपर में बड़ी हाई सुपारी लगी होगी। मोसाद ने दी है और सीआईए ने दी है। अब ये जिंदा रहता है कि ये मरता है? जो ये जिंदा रहता है तो लड़ाई चलती रहेगी, जो ये मरता है तो फिर वो जो सब डिवाइडेड कमांडर्स हैं जो लड़ाई के छोटे छोटे सेक्शंस को रन कर रहे हैं, उन पे निर्भर होगा कि अब वो मोजताबा खुमैनी की ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि अपने आप डिसाइड करेंगे क्या होता है।